बाय लो सेल हाई, इज इट पॉसिबल? लेट्स सी। मान लो आपका टोटल पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का है और आपने डिसाइड किया है कि इक्विटी और गोल्ड का स्प्लिट रहेगा 90:10। तो 9 लाख रुपए इक्विटी में और 1 लाख का गोल्ड हो गया। और ये भी मान लो कि कई हफ्तों तक, महीनों तक आपका इक्विटी चला ही नहीं और गोल्ड उसी ड्यूरेशन में 50% बढ़ जाता है। तो अब आपका पोर्टफोलियो 10.5 लाख का है, 9 लाख का इक्विटी, 1.5 लाख का गोल्ड। बट इसके साथ साथ आपका नया रेशो 86:14 हो जाता है। और अब आप अगर इसको 90:10 पे वापस लेना चाहते हो तो आपको 45,000 का गोल्ड बेचकर इक्विटी खरीदना पड़ेगा। और ऐसा करते ही हम ये कह सकते हैं कि आपने काइंड ऑफ सेल हाई एंड बाय लो कर दिया। काइंड ऑफ इसलिए क्योंकि हमने कोई मार्केट टाइम नहीं किया। हम ये नहीं बोल सकते कि गोल्ड यहाँ से गिर जाएगा इसलिए हम बेच रहे हैं। और हमने जो निफ्टी को लो पर बाय किया है, हम ये भी नहीं बोल रहे कि हमें मार्केट का बॉटम पता चल गया है और यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम पूरा गोल्ड बेचकर इक्विटी खरीद लेते, या वाइस वर्सा। इसे कहते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। मतलब जो रेशो हमने डिसाइड किया था अपने पोर्टफोलियो के लिए, अगर वो लिमिट से काफी ज्यादा बाहर निकल जाए तो हम उसे पीरियोडिकली रीसेट कर सकते हैं। ऐसा करके हम अपने पोर्टफोलियो को डी रिस्क करते हैं। जो एसेट क्लास 1 साल में ही 2-3 साल का रिटर्न दे जाए, उनके प्रॉफिट्स को बुक करके ऐसे एसेट क्लास में डालते हैं जो अभी ग्रो करना बाकी है। माइंड यू, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड ये कोई बाय सेल रियल टाइम रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग समझाने के लिए, क्योंकि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग थ्योरी में सुनना बहुत अच्छा लगता है बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुल ऑफ। एंड आई एग्री, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करने के लिए थोड़ा बहुत मार्केट की नॉलेज और एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज देयर कैन बी मेनी स्टाइल्स ऑफ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजीज बताता हूं। लुक एट दिस डेटा बाय व्हाइट ओक कैपिटल। इसमें पिछले 26 सालों के निफ्टी रिटर्न्स हैं और आप नोटिस करोगे कि सिर्फ 2 सालों को छोड़ के हर कैलेंडर ईयर में निफ्टी डबल डिजिट से क्रैश होता है। कुछ मेजर ईयर्स जैसे 2008 और 2020 को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो क्राइसिस थे, बट बाकी सालों में जब कोई बड़ा क्राइसिस नहीं भी आता है तो भी निफ्टी का डबल डिजिट से गिरना काफी नॉर्मल बात है। अनदर वे टू लुक एट इट इज, अगर निफ्टी लॉन्ग टर्म में एनुअली 12% के आसपास रिटर्न देता है और किसी साल अगर वो कोई भी रिटर्न ना दे, मतलब साइडवेज मार्केट है, तो इवन विदाउट द प्राइस करेक्शन उसमें 10-12% का टाइम करेक्शन हो चुका है। क्योंकि हम सब जानते हैं स्टॉक मार्केट कभी भी लिनियर रिटर्न्स नहीं देता है, कई सालों तक वो रिटर्न नहीं भी देता है। फॉर एग्जांपल 2008 के पीक के बाद निफ्टी 2014 तक उसे रिकवर नहीं कर पाया। दैट इज अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स जब निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिए। बट फिर आने वाले समय में पिछले 6 सालों का हिसाब बराबर हो ही जाता है एंड दैट्स हाउ निफ्टी ऑन एन एवरेज डिलीवर्स 12% रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मे बी दैट बिकम्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर रीबैलेंसिंग। बस जो बहुत किताबों में छप गया और जो वॉरेन बफेट साहब ने बोला था, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, वो करके दिखाना है, और वही लोग नहीं कर पाते हैं। देन देयर आर अदर चैलेंजेस। स्टॉक मार्केट 12-15% डाउन होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरा एसेट क्लास ऊपर होगा जिसको बेचकर स्टॉक मार्केट में पैसा डाल सकते हैं। और अगर बेच भी दिया तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, विच इज व्हाई आई सेड रीबैलेंसिंग इज गुड इन थ्योरी बट डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस। तो चलो बनाते हैं एक अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो विद प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन एंड एफिशिएंट रीबैलेंसिंग। माय नेम इज मनी माइंडेड मनदीप। वेलकम बैक टू मिनट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड? ये मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप 40-50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब अच्छा खासा रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन आपको एक ही म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। बट लोगों ने पता नहीं क्यों 40-50 म्यूचुअल फंड्स ऐड कर रखे हैं। ये ना तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ, ना ओवर डाइवर्सिफिकेशन हुआ, ये है नॉनसेंस। अब आप चेक करोगे तो इन फंड्स के जो अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं वो एक दूसरे से कोई अलग नहीं होने वाले। वही लार्ज कैप स्टॉक्स आपको लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड सब में मिल जाएंगे। तो आप अल्टीमेटली खरीद तो एक ही कंपनी का स्टॉक रहे हो बट 4 अलग अलग म्यूचुअल फंड से। ये स्टॉक बढ़ेगा तो चारों म्यूचुअल फंड्स बढ़ जाएंगे, ये स्टॉक घटेगा तो चारों फंड्स घट जाएंगे। और अगर आपने सीरियसली 40-50 फंड्स ले रखे हैं, इसका मतलब आपने पूरा भारत ले रखा है। उससे बेटर आप निफ्टी 500 इंडेक्स भी खरीद सकते थे, क्योंकि जितना आपके फंड्स के बीच में ओवरलैप होगा उतना आपके रिटर्न्स एक इंडेक्स के बराबर आने वाले हैं। आउट परफॉर्मेंस के चांसेस कम हो जाएंगे। सो व्हाट इज द राइट वे टू डू इट? तो हम जो भी पोर्टफोलियो बनाएंगे हमें उसमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन डिसाइड करना पड़ेगा एज पर आवर रिस्क प्रोफाइल। सबसे पहले आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि आपके 40 फंड्स भी अगर हैं तो उसमें से कितना लार्ज कैप, कितना मिड कैप और कितना स्मॉल कैप है। टू गेट स्टार्टेड गो टू टिकरटेप ऐप। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा। अकाउंट साइन अप करके आप अपना पोर्टफोलियो लिंक कर सकते हो जस्ट बाय लिंकिंग योर पैन। फिर ये सारे म्यूचुअल फंड्स को एक जगह पॉपुलेट कर लेगा और आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करके बता देगा कि आपका टोटल स्प्लिट क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 72% लार्ज कैप, 19% मिड कैप,
8.6% स्मॉल कैप। और मुझे सबसे कमाल का फीचर लगता है XIRR एनालिसिस। जैसे अभी दिखा रहा है कि कैटेगरी एवरेज 14.58% है और मेरे पोर्टफोलियो का XIRR 15.04% है। ये जो कैटेगरी एवरेज है ये मैं अपने आप से नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो मेरे ये 5 म्यूचुअल फंड्स हैं ये पांचों अलग अलग कैटेगरीज के हैं। हर म्यूचुअल फंड का अपना अलग कैटेगरी होता है, तो डिपेंडिंग ऑन मैंने कितने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, सारी कैटेगरीज का वेटेड ब्लेंडेड एवरेज निकाल के एक XIRR कैलकुलेट किया गया है और उसको मेरे पोर्टफोलियो के रिटर्न से कंपेयर किया गया। मतलब आपको यहाँ पर जो कैटेगरी एवरेज दिखेगा दैट विल बी ट्रूली एंड यूनिकली कैलकुलेटेड फॉर यू। और साथ ही साथ मुझे वो फंड्स भी हाईलाइट करके दिखाए जाएंगे जो कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपना डाइवर्सिफिकेशन स्कोर भी चेक कर सकते हो और पूरा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से फंड्स को बेचने पर किस किस प्रकार का कैपिटल गेन्स होगा और उस पर कितना टैक्स लगेगा। थैंक्स टू टिकरटेप फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। नाउ यू हैव टू फिगर आउट इक्विटी में कितना पैसा डालना है और कितने रिस्क के साथ डालना है। उसके लिए आपको आपके लाइफ के गोल्स पता होने चाहिए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जॉब सिक्योरिटी है और मार्केट क्रैश हो भी जाए तो भी आप अपनी SIPs कंटिन्यू कर सकते हो और घर बढ़िया चल सकता है, तो आप इक्विटी में ज्यादा पैसा डाल सकते हो या ज्यादा रिस्की इक्विटी में पैसा डाल सकते हो। और इक्विटी में जाने से पहले आपको इक्विटी टू डेट का रेशियो भी डिसाइड करना पड़ेगा। एक जनरल थंब रूल होता है 100 माइनस योर एज शुड बी योर इक्विटी पोर्टफोलियो। मतलब मैं 30 साल का हूं तो 70% मेरा पैसा इक्विटी में होना चाहिए और 30% डेट में होना चाहिए। और डेट का मतलब सिर्फ बॉन्ड्स या डेट म्यूचुअल फंड्स नहीं, सारे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स को डेट की कैटेगरी में ही डालते हैं। मतलब कि आपके पास अगर PF बैलेंस है या सुकन्या समृद्धि योजना में आपका पैसा पड़ा है तो वो भी डेट ही माना जाएगा। ऑल्दो उसमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि वो विड्रॉ करने लायक है या नहीं है। सेफ्टी अमाउंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए। सो व्हाइल यू कैन स्टार्ट विद 100 माइनस एज वाला रूल, इसको आप लाइफ लॉन्ग फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइम के बाद आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा होगा कि उसका 30% 40% डेट में डालना वाइज डिसीजन नहीं होगा। एंड एकदम एक्सट्रीम ऑपोजिट केस भी ट्रू है। अगर आप स्टूडेंट हो, यंगस्टर हो, तो ज्यादा रिस्क लेने की उम्र है ये। तो अब मैं आपको 3 पोर्टफोलियोज बताता हूं, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड अग्रेसिव। बिगिनर्स पोर्टफोलियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने मार्केट्स को एक्सपीरियंस नहीं किया है। ऐसे पोर्टफोलियो में आप 60% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 10% गोल्ड रख सकते हो। 60% लार्ज कैप से पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलेगी, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। 30% मिड कैप से आपको थोड़ा एडवेंचरस फील होगा। डिपेंडिंग ऑन मार्केट साइकिल कौन सा चल रहा है, या तो आपको सबक सीखने को मिलेगा या फिर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। अभी ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका माइंडसेट प्रिपेयर हो हाउ इक्विटी मार्केट्स एक्चुअली वर्क। और 10% गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को हेज करेगा। मतलब जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है, लोग पैसा इक्विटी से निकाल के गोल्ड खरीदते हैं और गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है। अब ये जो 60% पोर्टफोलियो के लिए आपको लार्ज कैप फंड लगेगा, उसके लिए आप इंडेक्स फंड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि 86% ऑफ एक्टिव लार्ज कैप फंड्स आर एक्चुअली अनएबल टू बीट निफ्टी। तो अगर निफ्टी को बीट नहीं कर पा रहे हैं तो बेटर है कि हम इंडेक्स फंड के साथ जाए, वहां पर एक्सपेंस रेशियो कम मिलेगा और रिटर्न्स बराबर मिल जाएंगे। बाकी मिड कैप फंड या कोई भी एक्टिव फंड कैसे ढूंढते हैं उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, आप वो देख सकते हो। गोल्ड खरीदने के 2 बेस्ट तरीके हैं, गोल्ड ETF या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड। और गोल्ड म्यूचुअल फंड भी अल्टीमेटली ETF ही खरीदता है, तो एक्चुअली व्हीकल तो एक ही है, तरीके 2 हैं। इनमें आपको कोई 3% GST नहीं देना पड़ता, कोई मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ेगा, सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं है और ट्रेडिंग आवर्स में ETF को बेचा खरीदा जा सकता है। टैक्सेशन वाइज ETFs आर स्लाइटली बेटर, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का होल्डिंग पीरियड उसमें 12 महीने है और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में 24 महीने हैं। अब इस बिगिनर पोर्टफोलियो से भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये निफ्टी को 2-3% से बीट कर देगा। और इस पोर्टफोलियो में अगर आप 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो 20 सालों के लिए और इसमें 15% रिटर्न बनता है, तो आपके पास 2.7 करोड़ रुपीस होंगे। इसी पोर्टफोलियो का एक ऑल्टरनेट वर्जन सुनो। इंस्टेड ऑफ 60% लार्ज कैप, आप 60% बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में जा सकते हो। अब ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट, और फंड मैनेजर मार्केट कंडीशंस और अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से इक्विटी और डेट के बीच में स्विच करता रहता है। इसका मतलब आपको ये टेंशन नहीं लेना कि इक्विटी सस्ता लग रहा है और खरीद लेते हैं या पीक पे बेच देते हैं। दैट इज बीइंग डन ऑटोमेटिकली, और इस काम पे आपको टैक्स भी नहीं देना है, क्योंकि जो भी खरीदना बेचना म्यूचुअल फंड मैनेजर करता है विद इन द म्यूचुअल फंड, उसका टैक्स इंप्लीकेशन आप पर एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर नहीं आता है। इस पोर्टफोलियो में रफली 30% लार्ज कैप, 30% डेट, 30% मिड कैप और 10% गोल्ड हो जाएगा। लार्ज कैप और डेट का स्प्लिट बढ़ता घटता रहेगा, और अगर आपके पास ऑलरेडी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट था PPF के जरिए या कोई और स्कीम के जरिए, तो भी आपको थोड़ा सोच के करना पड़ेगा कि ये एडिशनल डेट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं।
लेट्स मूव ऑन टू इंटरमीडिएट पोर्टफोलियोज। 60% फ्लेक्सी कैप, 20% मिड कैप या फिर स्मॉल कैप, 10% इंटरनेशनल फंड और 10% गोल्ड। फ्लेक्सी कैप इसलिए क्योंकि ये एकदम रिस्ट्रिक्शन फ्री कैटेगरी है। फंड मैनेजर कहीं भी, कितना भी, कभी भी इन्वेस्ट कर सकता है। बट आप अपनी रिसर्च करके जो भी फ्लेक्सी कैप फंड ढूंढोगे उसमें ये जरूर देखना कि उसका लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का स्प्लिट क्या है। हो सकता है कि उसका स्मॉल कैप में ना के बराबर एलोकेशन हो, लार्ज और मिड में ज्यादा हो। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड आप चूज कर रहे हो, बाकी म्यूचुअल फंड यानी स्मॉल या मिड कैप का एलोकेशन उसके हिसाब से ट्वीक भी करना पड़ सकता है। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि भले ही मेरा फ्लेक्सी कैप फंड है बट उसमें स्मॉल कैप ना के बराबर है, इसलिए मैं 20% एडिशनल स्मॉल कैप फंड में एलोकेशन कर रहा हूँ। 10% मैं इंटरनेशनल इक्विटी, मोस्टली यूएस बेस्ड इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। नीडलेस टू से जो भी कंपनी टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड करती है वो अमेरिकन बेस्ड है, तो मतलब ग्रोथ का पोटेंशियल भी है। और इंटरनेशनली इन्वेस्ट करने से मैंने कंट्री रिस्क को भी थोड़ा सा कम कर दिया। ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे रूपी डेप्रिसिएशन का भी एडवांटेज मिलेगा। मतलब आज अगर मैं $1 खरीदता हूँ 88 रुपीज में और उसको इन्वेस्ट कर देता हूँ और कई सालों बाद वो $5 बन जाते हैं और जब उसको वापस इंडिया लेकर आऊंगा तब डॉलर ही 150 रुपए पे होगा, तो मुझे वहां के स्टॉक मार्केट का रिटर्न प्लस रूपी डेप्रिसिएशन का फायदा दोनों मिलेगा। और ऑन एन एवरेज इंडियन रूपी डॉलर के अगेंस्ट 4% डेप्रिशिएट होता है। वो बात अलग है कि क्या पता ये सारी कहानी कुछ टाइम में चेंज हो जाए क्योंकि बहुत बड़ा एक शिफ्ट आ रहा है एंड डॉलर एक्चुअली बाकी करेंसीज के मुकाबले 10% क्रैश भी कर चुका है, बट इंडियन करेंसी के मुकाबले नहीं किया है। एनीवे, ऐसा पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल होगा क्योंकि इसमें स्मॉल कैप का एलोकेशन है, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 5 से 7% निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। तो मतलब अगर 20 साल तक 20,000 रुपए की SIP करें और 18% रिटर्न आया तो 3.9 करोड़ रुपीस बनेंगे। ये इंटरमीडिएट पोर्टफोलियो उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा सा टाइम हुआ है मार्केट में और वो ज्यादा पैनिक नहीं करते हैं जब भी मार्केट थोड़ा मूवमेंट दिखाता है। अब बात आती है अग्रेसिव पोर्टफोलियो की, और ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी डरते नहीं है स्टॉक मार्केट से। एटलीस्ट एक कोई डिसेंट क्रैश उन्होंने सरवाइव किया है। मोर ओवर ऐसे लोग जिनके पास एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम है ताकि वो स्टॉक मार्केट क्रैश के टाइम पर पैसे ना निकालें अपने, बल्कि पैसे डालें। अब आपने नोटिस किया होगा कि एडवांस पोर्टफोलियो पे जाने का क्या तरीका है, थोड़ा सा लार्ज कैप कम कर दो और मिड और स्मॉल कैप बढ़ा दो। सो व्हाई नॉट कंसिडर अ मल्टी कैप फंड, क्योंकि इसमें मिनिमम 25% लार्ज, मिड और स्मॉल कैप ईच में लगता है। तो मेरे टोटल पोर्टफोलियो का 80% एक मल्टी कैप फंड हो सकता है, या फिर आप इसको मैन्युअली कर सकते हो विद 3 डिफरेंट फंड्स। 20 या 30% लार्ज कैप में विच इज थ्रू एन इंडेक्स फंड, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, 10% इंटरनेशनल एंड 10% गोल्ड। एंड ये भी कोई फिक्स नहीं है। इफ यू आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर दैट मीन्स आपको थोड़ा ज्यादा नॉलेज होगा कंपेयर टू अदर्स, तो ये आपके ऊपर है। इनफैक्ट अगर आप 50% इंडियन इक्विटी और 50% फॉरेन इक्विटी करोगे तो भी गलत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव है हायर रिटर्न, हायर रिस्क और प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन। हम अगर 20% रिटर्न भी मान के चलें तो 20 साल के लिए 20,000 की SIP आपको 5 करोड़ रुपए देगी। अब ये तो था पोर्टफोलियोज बेस्ड ऑन मार्केट कैप्स। हम पोर्टफोलियो को इन्वेस्टिंग स्टाइल पे भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मेनली 3 इन्वेस्टिंग स्टाइल्स हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग एंड मोमेंटम इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब ऐसे बिजनेसेस जो अपने फेयर वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, मे बी मार्केट उनको टेम्परेरीली इग्नोर कर रहा है और ये प्राइसेस करेंटली बार्गेन है। फ्यूचर में जब ये रिकवर कर जाएंगे तो हम बहुत बढ़िया पैसा बनाएंगे। और ग्रोथ ऑन दी अदर हैंड ऐसी कंपनीज होती हैं जिनमें अर्निंग्स पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है और उसका प्राइस हो सकता है अपनी फेयर वैल्यू या उसके नीचे हार्डली कभी जाए। अब म्यूचुअल फंड्स का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है बेस्ड ऑन ग्रोथ या फिर वैल्यू। ये इन्वेस्टिंग स्टाइल्स अलग अलग AMCs और उनके फंड मैनेजर्स का पर्सनल चॉइस हो सकता है, तो आपको उनके बारे में पढ़ के पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा फंड किस फिलॉसफी पे काम कर रहा है। वैसे ज्यादातर फंड्स ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं। और फाइनली आता है मोमेंटम स्ट्रैटेजी। मोमेंटम एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कहती है कि कोई भी स्टॉक प्राइस अगर ऊपर जाना स्टार्ट हो चुका है तो वो कुछ दिन या कुछ हफ्ते ऊपर जाता रहेगा, और कोई स्टॉक प्राइस अगर नीचे आना स्टार्ट हो चुका है तो वो शॉर्ट टर्म में नीचे आता ही रहेगा। और किसी भी स्टॉक में मोमेंटम को मेजर करने के लिए वेरियस टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम डेली वॉल्यूम चेक कर सकते हैं या फिर RSI जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये सब चेक कर सकते हैं। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट पॉइंट इज हम किसी भी स्टॉक में ये पता लगा सकते हैं कि इन्वेस्टर्स उसमें इंक्रीजिंगली इंटरेस्ट शो कर रहे हैं या फिर अब बेचना स्टार्ट कर चुके हैं। एंड दिस इज अ वेरी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी। हो सकता है इस महीने एक मोमेंटम फंड में 10 स्टॉक्स हैं और अगले महीने ये 10 के 10 चेंज होके कोई नए 10 स्टॉक्स आ गए हैं, क्योंकि हमेशा पैसा उनमें लगेगा जिनके प्राइस में मोमेंटम, अपवर्ड मोमेंटम है। While there are active momentum funds, let's focus on momentum index,
बहुत तरह के मोमेंटम इंडाइसेस हैं। आप जाओ टिकर टेप पर और म्यूचुअल फंड के स्क्रीनर में आ जाओ। इक्विटी की कैटेगरी में जस्ट सेलेक्ट इंडेक्स फंड्स, ऐड फिल्टर करके स्कीम इन्फो में जाओ और बेंचमार्क ऐड कर दो। वंस द बेंचमार्क इज एडेड, वहां जाके सर्च करो मोमेंटम और आपको यहाँ पर 7 मोमेंटम इंडेक्स दिखेंगे। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 का मतलब टॉप निफ्टी 200 कंपनीज में से एट अ टाइम 30 मोमेंटम वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। और ये इंडेक्स है, मतलब इस इंडेक्स में एट अ टाइम 30 स्टॉक्स रहेंगे आउट ऑफ 200 निफ्टी स्टॉक्स। सिमिलरली निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 का मतलब है निफ्टी मिड कैप के 150 कंपनीज में से एट अ टाइम इस इंडेक्स में 50 कंपनीज रहेंगी। वो 50 कंपनीज में माना जाएगा कि मोमेंटम चल रहा है। अब स्ट्रैटेजी क्या है? दिस इज अ हाईली रिस्की, हाईली वॉलेटाइल एंड हाईली रिटर्न जनरेटिंग स्ट्रैटेजी। तो जाहिर सी बात है पोर्टफोलियो का बड़ा पोर्शन आप इसमें नहीं डाल सकते और ये वैसे भी अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ही है। तो आप मान लो डिसाइड करते हो 20% एलोकेट करने का, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 30% मिड कैप फंड है तो उसको ब्रेक कर दो, 15% रेगुलर मिड कैप फंड और 15% निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड। इनफैक्ट इस इंडेक्स को मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर वो सारे म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जो इस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। किसी एक फंड को मैं खोलूंगा, बाय द वे ये सारे फंड्स फेयरली न्यू हैं, आपको कोई लंबा पुराना फंड नहीं मिलेगा क्योंकि मोमेंटम इज अ फेयरली न्यू कैटेगरी। तो आप यहाँ पर देखोगे 2.8 इयर्स की ड्यूरेशन में ऐसे फंड ने 23% के रिटर्न्स दिए हैं। ये CAGR है। एक्सपेंस रेशियो भी लोअर साइड पर है 0.42%। बट बाकी सब भी अगर एनालाइज करोगे, जैसे मैंने बताया था हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट म्यूचुअल फंड, तो उसके हिसाब से आपको सब कुछ फटा हुआ मिलेगा। बट यहाँ पर हमें नुआंस की जरूरत है। सबसे पहले हम ये मान रहे हैं कि ये हाईली रिस्की, हाईली वॉलेटाइल एंड हाई रिटर्न जनरेटिंग म्यूचुअल फंड है। उसके बाद हम ये भी मान रहे हैं कि हम पोर्टफोलियो का एक छोटा पोर्शन इसमें एलोकेट करेंगे और उसके बाद हम ये भी मानेंगे कि ऐसे फंड्स में हम लंबे टाइम तक के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये फंड आपको नुकसान दे सकता है। जैसे अपने रीसेंट पीक से लगभग 25% डाउन चला गया था। एट द सेम टाइम ब्रॉडर मार्केट या निफ्टी 10-12% डाउन क्या होगा। टू कंक्लूड, मोमेंटम या तो आप एक ब्रॉडर मार्केट का ले सकते हो, फॉर एग्जांपल निफ्टी 500 मोमेंटम 50, इसमें फिर लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सारे आ गए कुछ हद तक, एंड जाहिर सी बात है ये थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल रहेगा स्मॉल कैप मोमेंटम या मिड कैप मोमेंटम से। या फिर आप मिड कैप 150 या फिर स्मॉल कैप 400 मोमेंटम में भी जा सकते हो। तो उस केस में आपका अग्रेसिव पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका जो भी मिड कैप या स्मॉल कैप फंड है उसको आप ब्रेक करके आधा मिड कैप और आधा मोमेंटम या फिर आधा स्मॉल कैप आधा मोमेंटम स्मॉल कैप कर सकते हो। ये सब तैयारी हम कर रहे हैं 20% से ज्यादा एनुअल रिटर्न कमाने के ओवर द पीरियड ऑफ 20 से 25 साल। नाउ वंस यू हैव बिल्ड द पोर्टफोलियो, हाउ विल यू रीबैलेंस इट? सबसे पहले यू हैव टू मेक अ रूल। मैं 6 महीने में या फिर 12 महीने में अपना पोर्टफोलियो बैठकर रीबैलेंस करूंगा। उस समय मार्केट की कंडीशन जैसी भी चल रही होगी, मैं बस अपना डिजायर्ड रेशो अचीव करके उसको छोड़ दूंगा। सेकंड पॉइंट, इक्विटीज पे एक साल में 1.25 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। अब ये इक्विटी, म्यूचुअल फंड और स्टॉक सबका कंबाइंड इक्विटी होता है। तो अगर आप कुछ बेच रहे हो तो मेक श्योर 1.25 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर अंदर ही हो। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो अपनी SIPs को मॉडिफाई करो। उस एसेट क्लास में SIP रोक दो जिसमें ऑलरेडी वैल्यू इन्फ्लेट हो रखी है और उस एसेट क्लास में बढ़ा दो जिसमें आप वो बेचकर एनीवे खरीदने वाले थे। हाउ टू क्लीन अप द क्लटर इन योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। अब जो भी आपने इस वीडियो में सीखा, जिस भी टाइप का आपको पोर्टफोलियो बनाना है, उसके लिए जो भी फंड रिक्वायर्ड है उनको छोड़ के बाकी सारे फंड्स को आपको एग्जिट करना पड़ेगा। बट एग्जिट करने पर क्या क्या टैक्सेशन लगेगा वो प्लीज आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता तो टिकर टेप पर जाओ और जो भी फंड आप बेचना चाहते हो उसका टैक्सेशन और कितना टैक्स पेबल बन रहा है वो आपको वहीं दिख जाएगा। अगर अभी ज्यादा टैक्स लग रहा है तो उन फंड्स को मत बेचो, बस उनमें SIP करना रोक दो और दूसरे इंपॉर्टेंट फंड्स जो पोर्टफोलियो के लिए जरूरी हैं उनमें SIP बढ़ा दो। तो कुछ महीनों बाद जो आपका लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का रेशो है वो अचीव हो जाएगा। भले ही वो ज्यादा फंड से हो रहा है, उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं चाहूं तो 1 या 2 फंड में अपना पूरा रिटायरमेंट कॉर्पस मैनेज कर सकता हूं। पिछले 20 सालों में ऐसे कई फंड्स हैं जिन्होंने 20% से ऊपर रिटर्न दिया है और आने वाले 20 सालों में भी ऐसे फंड्स मिल जाएंगे। पॉइंट यह है कि 20 साल तक जो इन्वेस्टेड रहेगा वो ही रिटर्न कमाएगा। बाकी लोग ये पोर्टफोलियो बना बना के चाहे कितना भी कोशिश कर लें, अगर वो अपने पोर्टफोलियो को अननेसेसरीली डिस्टर्ब करेंगे, अगर वो पैनिक करके अपना पैसा निकाल लेंगे, तो वो कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। ये वीडियो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो बनाने का लास्ट वीडियो नहीं है बल्कि फर्स्ट है आपके लिए। मैं आपको अर्ज करता हूं टू रीड एंड स्टडी मोर अबाउट म्यूचुअल फंड्स एंड पोर्टफोलियोज
ताकि आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं और उसको ओवर टाइम इंप्रूव भी करते रहें। और हर एक म्यूचुअल फंड जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हो उसके पीछे एक सॉलिड रीजन हो, या तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए या हायर रिटर्न्स के लिए। ऑफ कोर्स मैं भी फ्यूचर में और ज्ञान आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू LLA एंड हैप्पी दिवाली। तो अब मैं ना ये होममेड बिना चीनी बिना नमक का सिर्फ पानी में पुदीना और नींबू डाल के मोहितो पी रहा था, और ना पत्ता चला गया गले में, और अब वो